गुड मॉर्निंग। मुंह पे कुछ लगा है? दही लगा होगा। इतना दिख गया आपको? थैंक यू प्रतिभा। हिंदी मीडियम क्लास ऑप्शनल के बाद अभी छोटा सा गैप होता है। जल्दी जल्दी कुछ कुक करो, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी भागो। अब सही है। जेड स्ट्रीम में एक जेड स्ट्रीम मैंने बताया था, 2 जेड स्ट्रीम का थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ रह रहा है, लेकिन उसके पहले देखो, पहले समझाते हैं आपको। बहुत ध्यान से देखना। 2 मिनट एंगर कैसे कंट्रोल करें बताओ।
एंगर के लिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आज एक्सप्लेन करना है मुझे, लेकिन तुम पिछले क्लास में भी पूछ रहे थे, अभी पूछ रहे हो, लगातार पूछ रहे हो। क्रोध वह अम्ल है जो अपने पात्र को ही जलाती है। अम्ल जिस पात्र में रहता है, जिस बर्तन में तुम एसिड रख दोगे, उस बर्तन को ही डैमेज करता है एसिड। तो ऐसे ही क्रोध एक अम्ल है। अगर तुम्हारे अंदर में क्रोध है तो तुम ही उसमें जलोगे, सामने वाले का कुछ भी नहीं होता। इसलिए क्रोध से मुक्ति पालो, खुद जल जाओगे। क्रोध क्या होता है? विचारों का संवहन ही तो होता है। जो अंदर से विचार उठ रहे हैं किसी के प्रति, तो क्रोध के बैकड्रॉप में और कई भावनाएं होती है। ईगो होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, बहुत कुछ हो सकता है, घृणा हो सकती है, प्यार भी हो सकता है। तो आपको देखो कि आपको क्रोध किन बातों पे आती है, उन बातों से बचना है। बस जेट स्ट्रीम में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को पढ़ो, नोट्स में जल्दी से पढ़ो। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को पढ़ना है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को पढ़ना है। जेट स्ट्रीम उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में होता है।
यहां देखो जेट स्ट्रीम है क्या, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कैसे बनता है ये देखो। विषुवतीय क्षेत्र से वायु का उत्थान हो रहा है, कोई कष्ट। विषुवतीय क्षेत्र से जेट स्ट्रीम को ना 2 मिनट में भी समझा जा सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको बहुत आसानी से समझ लो। तो ये विषुवतीय निम्न दाब पेटी है, यहां से गर्म वायु का उत्थान हो रहा है और गर्म वायु क्षोभ सीमा के पास इस तरह से 2 दिशाओं में फैलने लगती है। ये देखो, ये 2 दिशाओं में गर्म वायु फैलने लगती है। कोई कष्ट, सिंपल सा है, क्षोभ सीमा के पास जाकर वायु का फैलाव होगा, ध्रुवों की ओर जाने लगती है। अगला फैक्ट क्या है भाई, यहां नीचे तो तापमान +30 डिग्री था, ऊपर जाने पे -85 डिग्री तापमान हो गया। क्षोभ सीमा के पास कितनी तापमान है विषुवत के ऊपर? -85 है। अब ये वायु ठंडी और शुष्क होकर के ध्रुवों की ओर फैल रही है, लेकिन जब ध्रुवों की ओर ये फैलेगी तब इस पे कोरियोलिस बल काम करता है, यानी ये डिफ्लेक्ट होता है। ये देखो, ये दाहिनी ओर डिफ्लेक्शन हो गया और ये इसका बाईं ओर डिफ्लेक्शन हो गया। तो जब वायु ध्रुवों की ओर संचरित होगी तो उस पर कोरियोलिस बल लगाओ। अब क्या होता है कि ये तो है हमारा हैडली सेल, ये हमारा है फेरेल सेल। तो फेरेल सेल में यहां से इस तरह से वायु का संचरण है। फेरेल सेल में आपको कई बार बताया है कि फेरेल सेल यहां ठंडी वायु से टकरा करके उठती है और इस दिशा में मुड़ जाती है, इधर भी मुड़ जाएगी, दोनों तरफ मुड़ जाएगी। तो ये वायु जो फेरेल सेल की आ रही है, ये वायु का तापमान और इस वायु का तापमान में अंतर होगा। ये -85 वाली वायु है और ये उसकी तुलना में गर्म वाली वायु है, यानी फेरेल सेल की वायु अधिक गर्म होगी क्षोभ सीमा के पास और हैडली सेल की वायु ठंडी होगी। तो यहां पे तापीय विरोधाभास मिलता है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट मिलता है। फेरेल सेल और हैडली सेल के बीच में थर्मल कॉन्ट्रास्ट मिलता है। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये जो डिफ्लेक्शन है यहां पे, ये डिफ्लेक्शन इतना अधिक हो जाता है कि यहां पे जाने के बाद पवन की दिशा कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहां पर पवन की दिशा पछुआ हो जाती है। यहां भी देखो, ये मान लो फेरेल सेल है और ये फेरेल सेल की वायु इस तरह से है। तो यहां जाने के बाद ये इसका डिफ्लेक्शन तो यहीं शुरू हो गया, ये और डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन इधर होने लगता है, इस भाग से वायु का डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो ये दोनों दशाओं में ये जो संचरण है ये पछुआ बन जाती है। ये क्या बन गई? यही है तुम्हारा पछुआ। एक पछुआ तो यहां है, एक विषुवतीय पछुआ यहां भी है। यहां पर क्या है? विषुवतीय पछुआ यहां पर है और समशीतोष्ण कटिबंध का पछुआ यहां पर है। ये एक अलग पछुआ बन रही है। अब आपको देखना है कि हैडली सेल में इधर और इधर से व्यापारिक पवन आ रहा था ना, अगर आपको याद हो तो व्यापारिक पवन, दोनों तरफ से व्यापारिक पवन था और यहां पे टकरा करके वायु ऊपर की ओर, फिर इधर दोनों तरफ अभिसरण।
तो जो कि व्यापारिक पवन की दिशा विषुवत की ओर है, तो ये जो पवन इधर से इधर चल रही है इस दिशा में, इसको ही हम लोग कहते हैं प्रति व्यापारिक पवन। तो ये है प्रति व्यापारिक पवन, ये है व्यापारिक पवन, और प्रति व्यापारिक पवन ही आगे जाकर के कोरियोलिस विस्थापन से ये बाईं तरफ मुड़ करके पछुआ, इधर दाईं तरफ मुड़ करके पछुआ। अब इसी पछुआ के केंद्र में जो एक तरंग है, वो तरंग रॉसबी वेव है, और उस तरंग का उसी तरंग को जेट धारा भी कहते हैं। ये देखो, ये जेट है। वैसे यहां पे आ रहा है, तो यहां पर एक इसके केंद्रीय भाग में ये वायु का एक तरंग बनता है, यही जेट है। अब जेट धारा क्या है और कैसे बना, इस पर दोबारा विश्लेषण करते हैं। इस डायग्राम को बनाओ। नहीं आया समझ में? हमने कब कहा कि आपको समझ में आ जाना चाहिए था? अब इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया कि जेट स्ट्रीम ऊपरी संचरण है या धरातलीय संचरण? लिख करके भेजो। जेट धारा ऊपरी संचरण है या धरातलीय? ऊपरी संचरण है, वेरी गुड, एक लाइन तो समझ में आया। दूसरा ये बताओ, जेट धारा कहां बनेगी? दो कोशिकाओं के बीच में, ये समझ में आया। दो कोशिकाओं के बीच में बनेगी। अब तीसरी बात समझनी है कि दोनों कोशिकाओं में जो तापमान का अंतर होता है, जैसे हेडली सेल में -85 है, तो फेरिल सेल की वायु उसकी तुलना में गर्म है, तो फेरिल सेल का तापमान हो सकता है -25 रहे। तो दोनों कोशिकाओं के बीच में तापमान का विरोधाभास है। इसलिए अगर तापमान अलग अलग है तो दोनों वायु का मिश्रण आसानी से नहीं होगा। फिर से सुनो, यदि एक वायु का तापमान -85 हो और एक वायु का तापमान मान लो 10 डिग्री हो, तो दोनों का मिश्रण होगा? लिख करके बताओ। एक वायु -85, दूसरा वायु 10 डिग्री, क्या दोनों का मिश्रण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वायु का घनत्व अलग अलग है, इसलिए नहीं होगा। और वायु, ये बताओ, वायु कुचालक होती है या सुचालक? बताइए।
वायु कुचालक है या सुचालक? कुचालक, बिल्कुल सही। तो यदि वायु कुचालक है तो कुचालक माध्यम से ऊष्मा का विनिमय आसानी से होता है, हां या नहीं? कुचालक माध्यम के बीच ऊष्मा का एक्सचेंज, विनिमय आसानी से होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होगा। समझ गए? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब आप लोग ये समझना होगा कि हेडली सेल की वायु फेरेल सेल के वायु में घुस नहीं रही है, बल्कि दाहिनी ओर मुड़ करके पूरे ग्लोब का चक्कर काट रही है। और दाहिनी ओर अगर मुड़ेगी तो उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाएगी। इसीलिए पछुआ कहते हैं। अब सवाल है, पछुआ तो बन गया, लेकिन जेठ धारा क्या है? इसी पछुआ के केंद्रीय संचरण को जेठ धारा कहते हैं। मान लो एक पाइप से जल का सप्लाई हो रहा है, समझते हैं? एक पाइप से जल का सप्लाई हो रहा है, तो पाइप का जो केंद्रीय जल है, बीच का जल है, उसकी जो गति होगी वो ज्यादा है या कम? कैसी होगी तुम बताओ? ज्यादा या कम? पाइप से केंद्रीय भाग में जाओ तो जल की गति ज्यादा होगी। बिल्कुल सही। और जब जल की गति ज्यादा है तो उस पर कोरियोलिस प्रभाव और ज्यादा काम करेगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट समझो। फिर से कहानी दोहरा रहे हैं। विषुवत के पास सूर्यातप की मात्रा अधिक है, वायु गर्म होकर के ऊपर उठी, ठंडी होकर के ध्रुवों की ओर विस्थापित होने लगी, लेकिन कोरियोलिस प्रभाव बढ़ने लगता है। ध्रुवों की ओर कोरियोलिस का मान बढ़ता है, कई बार बताया है। तो कोरियोलिस का मान जब बढ़ने लगेगा तब कोरियोलिस का मान बढ़ता है तो ये पवन पछुआ हो जाएगी। दाहिनी तरफ विस्थापित कर दो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ, बाईं तरफ कर दो दक्षिणी गोलार्ध में फिर भी पछुआ। तो पछुआ कैसे बनी है? कोरियोलिस प्रभाव से, भूविक्षेपी प्रभाव से। भूविक्षेपण हो रहा है। भूविक्षेपण क्या है? अब भूविक्षेपण क्या है इसको भी समझते हैं, क्योंकि मैंने लिखवाया है
कि जेट धारा एक भूविक्षेपी पवन है। अब इस भूविक्षेपी शब्द का अर्थ क्या है ये भी समझो। मान लो यहां पर है हाई प्रेशर, यहां पर है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का वैल्यू 1020 MB मान लिया। यहां पर है 900 MB, यानी यहां क्या हो गया, लो प्रेशर। तो हाई टू लो जो ये एरो दिख रहा है ये क्या है तुम्हारा, यही है ना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यहां पीजीएफ कितना हुआ, 120 MB, पहले पढ़ाया हुआ है। यहां देखिए 120 MB का पीजीएफ काम कर रहा है। अब 1020 MB का ये हाई प्रेशर है, तो यहां पर हम लाएंगे तो 1010 का होगा, ऐसे ही होगा ना। यहां पर लाएंगे तो ये 950 का होगा, यहां लाएंगे तो ये 925 का हो सकता है कि हो। समझ में आया आपके? ये बीच में जो लाइन खींची गई ये समदाब रेखाएं हैं हाई से लो की ओर। अब देखो पवन कैसे चलना चाहिए, ध्यान से देखो, पवन को चलना चाहिए हाई से लो, यानी पवन ऐसे सीधी चलेगी, यानी पवन पहले भी बताया था दाब प्रवणता बल के समानांतर और समदाब रेखाओं के लंबवत। देखो समदाब रेखाओं को लंबवत कैसे काट रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, कोरियोलिस लगाना है। तो मान लो यहां पर कोरियोलिस लगा तो ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ, और यहां पर ज्यादा कोरियोलिस लगेगा तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ ना। और यहां पर उससे भी ज्यादा कोरियोलिस लगा तो पवन फिर इस दिशा में बहने लगी। तो जब पवन की दिशा अत्यधिक कोरियोलिस के कारण समदाब रेखाओं के समानांतर और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लंबवत हो जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं भूविक्षेपी प्रभाव। यही है भूविक्षेपण, यही है भूविक्षेपी प्रभाव। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत सरलता से एक लाइन में बताया है। यहां देखो ये जो लाइन है ये क्या है, ये है पीजीएफ, और पीजीएफ के जब लंबवत संचरण हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भूविक्षेपण, यानी जियोस्ट्रॉफी। यही है तुम्हारा जियोस्ट्रॉफी, भूविक्षेपण यही है। और ये जो पीजीएफ के अगेंस्ट काम कर रहा है ये तुम्हारा हो जाएगा कोरियोलिस, और इसके अगेंस्ट और भी एक फोर्स काम करता है, वो है फ्रिक्शन, घर्षण बल। भूविक्षेपी, ये भूविक्षेपी पवनें क्यों है, क्योंकि समदाब रेखाएं देखो इस तरह से समदाब रेखा खींचा जाएगा, हाई से लो की ओर ऐसे समदाब रेखा खींचा जाएगा। ये होगा हमारा पीजीएफ, ये पीजीएफ इस तरह से खींचा जाएगा। ये हाई से ऊपर में -85 है, यहां पे ये -25 होगा। चलो एक प्रश्न पूछते हैं, -85 पर लो प्रेशर होगा या -25 पर? बताओ जल्दी। देखिए कुछ लोग -85 बता रहे हैं,
-85 गर्म है या -25? -25 गर्म है ना भाई। तो जो गर्म है वहां लो प्रेशर है, -85 पे हाई प्रेशर होगा। तो दाब प्रवणता बल कैसे होगा? हाई टू लो, कोरियोलिस का मान बढ़ता है। -25 गर्म है, वहां लो प्रेशर होगा। अब सबका जवाब सही आ रहा है, संतुष्टि है मुझे। कितने लोग भूविक्षेपी समझ गए? भूविक्षेपी में है कि कोरियोलिस का मान बढ़ जाए, पीजीएफ का मान बढ़ जाए, फ्रिक्शन 0 हो जाए। तो जो वायुमंडलीय ऊपरी संचरण होता है वहां फ्रिक्शन वैसे भी 0 होता है। क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। मैंने भूविक्षेपी जियोस्ट्रॉफिक इफेक्ट पे कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ तुमको इशारे से समझाया। अरे डिफ्लेक्शन थोड़ा होने की बजाय ज्यादा हो जाएगा, तो वही भूविक्षेपी प्रभाव है। शर्त क्या है भूविक्षेपण का? फ्रिक्शन 0, क्योंकि फ्रिक्शन अगर बढ़ जाएगा तो कोरियोलिस का मान घट जाता है, पीजीएफ घट जाता है, वेलोसिटी घट जाता है। अब देखो, ये जो पछुआ चलने लगी, ये हैडली सेल ऊपर है। हैडली सेल की ऊंचाई 16 किलोमीटर और फेरेल सेल तो 10 ही किलोमीटर पे है ना, 10-12 किलोमीटर फेरेल सेल है। तो ये फेरेल सेल, ये हैडली सेल है। तो हैडली सेल की वायु फेरेल सेल के वायु को अपने नीचे दबा रही है, इसीलिए नीचे दाब, उच्च दाब बनता है। और दूसरा दाब क्यों बनता है? ये जो जेट चलेगा तो जेट का जहां पे ट्रफ बनेगा, जहां जेट गर्त बनाएगी, उसके नीचे उच्च दाब, और जहां श्रृंग बनाएगी वहां पर निम्न दाब भी बनता है। इतना आसान नहीं है कि ऊपर से नीचे हवा गिर रही है, जैसा हमने पहले बताया था। थ्री मूवी है पूरा, बिल्कुल सामने एकदम 3D में दिख रहा है तुम लोगों को। कोई किताब काम नहीं आएगा। चलो एक और दिखाते हैं तुमको, एक अपॉर्चुनिटी और देते हैं हम। बहुत देखो आज शांति से पढ़ा रहे हैं, रुक रुक करके। हमको पता है कि इसमें ऑप्शनल के बच्चे भी भटकते हैं, तो तुम तो जीएस के हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये कॉन्सेप्ट्स है, और जेट स्ट्रीम थ्योरी मॉनसून का तो पढ़ना ही पढ़ना है।
तो हम किसी भी तरह से तुमको इन विषयों से बचा नहीं सकते हैं, बल्कि इसमें ले जाना पड़ेगा अंदर। चलो मान लो कि इधर ऐसे सीधे विषुवत रेखा है, समझ गए? विषुवत रेखा से वायु ऊपर उठी, देखो उठते हुए नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है ना। दाहिनी ओर विस्थापित हो गई, दाहिनी ओर विस्थापित हुई, पछुआ हो जाएगी। कैसे होगी देखो, तुम कल्पना करो कि तुम विषुवत पे खड़े हो। अभी बताओ, तुम विषुवत पे खड़े हो तो तुम्हारे दाहिनी तरफ बंगाल की खाड़ी है या नहीं, और बाईं तरफ अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी पूर्व है, अरब सागर पश्चिम है। कितना बच्चे की तरह समझा रहे हैं। अब विषुवत से तुम ऊपर उड़ो, और ऊपर उड़ने के बाद हिमालय की तरफ आओ, ध्रुवों की तरफ जाओ, और हिमालय की तरफ आते आते दाहिनी तरफ मुड़ जाओ, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ जाओ। तो अब तुम किधर से आ रहे हो? पश्चिम से पूर्व जा रहे हो, और पश्चिम से पूर्व जा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम पछुआ बन गए। कितना लोग समझा? दाहिनी तरफ मुड़ के उड़ने, मान लो तुम हनुमान जी हो, श्रीलंका से पर्वत लेके उड़ गए, अब समझ में आया? या अब भी कुछ लोग ज्योग्राफी तो बिल्कुल दिखने लगना चाहिए। अब आगे सुनिए, जैसे मैंने कहा कि पाइप से पानी जाएगा तो पाइप में जो केंद्रीय संचरण होगा वो ज्यादा वेलोसिटी होगा। नदी में भी ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब है कि जो पछुआ है, इसके कोर में जो संचरण है वहां पे सबसे ज्यादा संचरण है। उसको हम लोग कहते हैं कि विंड शेयरिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ये फिजिक्स लाने की जरूरत नहीं है यहां पे। बीच वाला पानी पाइप में क्यों ज्यादा तेजी से जाता है? क्योंकि किनारे वाला पानी को घर्षण मिल रहा है, तो वहां पे शेयरिंग इफेक्ट है। हिंदी में वायु कर्तन। तो इन पछुआ के केंद्र में जो संचरण है उसकी गति कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर वायु कर्तन कम हो रहा है, वायु कर्तन मिनिमम है। और इसीलिए उसके अंदर जो वायु की लपटें बन जाती है, वो लपट ही क्या है? तुम्हारा जेट है। और एक लपट जो बनेगा, एक तरंग जो बनेगा, उस तरंग का नाम क्या है? रॉसबी तरंग। और रॉसबी तरंग जो बनता है जेट के अंदर में, पछुआ के केंद्र में, उस रॉसबी तरंग में श्रृंगगर्त तरंग में कैसे होता है? श्रृंगगर्त बनता चला जाता है। और उस एक तरंग की लंबाई 3200 किलोमीटर हो सकती है, 1600 से 3200 तक हो सकती है। अगर किसी ने जीएस ज्योग्राफी हमसे लिख रहा है कि सर अब ऑप्शनल पढ़ने मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। जिसने हमसे जीएस कर लिया, ऑप्शनल में तो वो
उसको कहां से कहां पहुंच जाना है। बिल्कुल आएगा मजा तुमको। आज सुबह मैंने YouTube पे क्लास लिया है, फ्री क्लास, जिसमें मैंने इन्वायरमेंटल क्राइसिस, डिजास्टर मैनेजमेंट है ना आपके जीएस में, तो डिजास्टर शब्द की व्याख्या की है। डिजास्टर शब्द का एक वर्गीकरण दिया है। ज्योग्राफी ऑप्शनल आज से नहीं, 12-15 साल से पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 4 इंग्लिश में बैच और 2 हिंदी में बैच। तुम पूछ रहे हो ऑप्शनल पढ़ाते हैं, ये कौन है यार? ऑप्शनल का न्यू बैच तो आ ही गया, आज से ही आ गया। आज एक वर्कशॉप टाइप का ले लिया मैंने। कल उस पे कल 9 बजे सुबह से फिर क्लास होगी। कितना पूछते रहते हो। ये जो फोन नंबर मैंने लिखा है इस पे इंक्वायरी कर लेना, हमसे इतना सवाल नहीं पूछो। भूविक्षेपी क्या है, जेट कैसे बनता है, पहला जेट हमारा बन गया। अब इस जेट का मौसमी प्रभाव क्या है ये हम मॉनसून में समझाएंगे, ठीक है। मॉनसून में याद रखना कैसे जेट का प्रभाव होता है, हम वहां समझाएंगे। अब आप लिखिए दूसरा जेट लिखना होगा, फिर समझाएंगे। लिखो, दूसरा है पोलर फ्रंट जेट, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट। थैंक यू रवि, पहली बार लाइव हो। थैंक यू निधि। लिखो पोलर फ्रंट जेट, यह जेट 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर जीएस बहुत साधारण चीज होता है, ऑप्शनल बहुत गहराई का चीज होता है। ऑप्शनल कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट ही पढ़ा सकता है, नहीं तो कभी सपना भी मत देखो कि तुमको ऑप्शनल में किसी को नंबर आने वाला है। अभी एक लिख रहा है कि ऑप्शनल तो इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, छोड़ो ये सब।
चलो लिखते हैं इसको पहले। यह 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर प्राप्त होता है। एकदम क्लियर लाइन है हमारा। तो फिर ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर, क्योंकि यहां क्षोभ सीमा की ऊंचाई भी विषुवत की तुलना में घटती है। जेट क्यों 6 से 8 किलोमीटर पे है? क्योंकि वहां पे क्षोभ सीमा ही 6-8 किलोमीटर पे आ गई। ध्रुवों के पास क्षोभ सीमा नीचे है ना, कई बार पढ़ाया है। नेक्स्ट, इसे प्राइमरी जेट भी कहते हैं। इसे प्राइमरी जेट भी कहते हैं, प्राथमिक जेट इसी को कहते हैं। क्योंकि रोसबी तरंगों की खोज इसी जेट से संबंधित है। इसी जेट से संबंधित है। पूछ लो। जेट के तरंग को रोसबी कहते हैं। ऐसे समझो, जो वेव है ना, इंडिविजुअल वेव है, उसको रोसबी वेव कहते हैं। मैं कल फादर बन गया, बहुत बहुत शुभकामना। मैसेज पढ़ लिया आपका, तो जवाब देना भी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामना। लॉकडाउन में बहुत लोग फादर बन रहे हैं। बहुत सारे हीरो हीरोइन, सीरियल वाले, कुछ लोगों से जान पहचान है। ये सब लोग प्लानिंग करके, काम है नहीं तो प्लानिंग कर करके सब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हारा विरासत। संघ का वेव को उठना या गिरना, चलो हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तुम लोग तो लिखने लगते हो पर्सनल चीजें, तो लिखो। प्राइमरी जेट कहते हैं, तो लिखवा दिया। अब लिखो, इस जेट की उत्पत्ति पछुआ पवनों
के द्वारा परिवहित गर्म वायु राशि एवं ध्रुवीय ठंडी वायु राशि के तापीय विरोधाभास के कारण होता है। गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में ऊपर उठती हुई प्रवेश करती है, जबकि ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिससे रॉसबी तरंग उत्पन्न हो जाते हैं। भूविक्षेपी प्रभाव से तरंग की दिशा पछुआ ही होती है। तरंग की दिशा पछुआ ही होती है। अतः जेट धारा का निर्माण होता है, जो 6 से 7 दिनों में विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ठंडी एवं गर्म वायु राशि का मिश्रण खत्म हो जाता है। ठंडी एवं गर्म वायु राशि का मिश्रण खत्म हो जाता है। अतः इस जेट का इंडेक्स साइकिल होता है, सूचकांक चक्र होता है। इस जेट का इंडेक्स साइकिल होता है, सूचकांक चक्र होता है, जो 6 से 7 दिनों का होता है। नेक्स्ट लिखो, इस जेट का संबंध चक्रवात जनन से है। इस जेट का संबंध चक्रवात जनन से है।
चक्रवात जनन से है। लिखो, समशीतोष्ण चक्रवातों के केंद्र इस जेट के गर्त के आगे, जेट एक तरंग है तो उसमें गर्त और श्रृंग बनते रहता है, गर्त के आगे अथवा श्रृंग के नीचे प्राप्त होता है। जहां अधिकतम वर्षा होगी, जेट के श्रृंग के नीचे वर्षा होती है। और जेट के गर्त के नीचे उच्च दाब होता है, वर्षाहीनता होती है। ये था हमारा दूसरा जेट। तीसरा जेट लिखो, फिर समझाते हैं। पूर्वी जेट, यह सिर्फ ग्रीष्मकालीन जेट होता है। जो मॉनसून काल में उत्पन्न होगा। नेक्स्ट, इसकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार के गर्म होने से है। जहां से उठने वाली वायु क्या लिखवा रहे थे, दिमाग कहीं और चला गया। सामने लिख दिया कि आज यहाँ वेबिनार है, वहां मेरा दिमाग वहीं चला गया। ओके, क्या लिखवाया था? तिब्बत के पठार के गर्म होने से है। लिखो, इस पठार से गर्म वायु का उत्थान
तथा 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसी वायु का बाह्य प्रवाह, प्रतिचक्रवातीय प्रवाह, बाह्य प्रवाह सिर्फ एक जेट परमानेंट होता है, पहला वाला। दूसरा जेट भी परमानेंट नहीं है, सालों भर है, लेकिन शीतकाल में ज्यादा होता है दूसरा वाला पोलर फ्रंट जेट, और 7-8 दिन में वो जेट खत्म हो जाता है। वायु राशि के मिश्रण खत्म होते ही सब खत्म। ये तीसरा जेट तो सिर्फ ग्रीष्मकाल का है। देखो, इस बाह्य प्रवाह का एक अंग उत्तर पूर्वी भारत की ओर प्राप्त होता है उत्तर पूर्वी भारत की ओर प्राप्त होता है। उत्तर पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्राप्त होता है, जो कोरियोलिस प्रभाव से पूर्वी जेट बनकर लगभग विंध्य के ऊपर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, विंध्य के ऊपर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट के रूप में स्थापित हो जाता है। इस जेट का संबंध तो लिखो, इस जेट का संबंध क्या है? बंगाल से आने वाले नहीं, ऐसा कर लो, यह जेट बंगाल से आने वाले विक्षोभों को उत्तरी मैदान पर प्रेरित करता है। उत्तरी मैदान पर प्रेरित करता है। यहां आइए और समझने का प्रयास करिए।
इंटरेस्टिंग है। दूसरा जेट समझाने जा रहे हैं। जेट क्या है ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखो यहां पे सब लोग, टाइम नहीं है तुम्हारे पास भी, यहां पर कोल्ड एयर है ना, ध्रुवीय पछुआ, ध्रुवीय पूर्वा, और ये पछुआ, तो पछुआ टकरा करके ऊपर उठी तो आधी इधर आधी इधर। ये देखो ये पछुआ ऊपर जा रही है इस तरह से, लेकिन ऊपर जाने के बाद इसका सामना किससे हो रहा है? कोल्ड एयर से। ये कोल्ड एयर भरा हुआ है, कोल्ड एयर है यहां पे पूरा का पूरा भरा हुआ है ये। तो गर्म वायु जब ऊपर की ओर गई है तो ऊपर जाने के बाद ये इस दिशा में, ये वायु ऊपर जाने के बाद इस दिशा में संचरित होने लगती है, क्योंकि ठंडी वायु से इसका मिश्रण नहीं होगा। अब यहां देखो, इस लाइन पे ज्यादा समझ में आएगा। इधर से ठंडी वायु आ रही है, इधर से गर्म वायु जा रही है। ये क्या है? गर्म वायु। इधर क्या है? ठंडी वायु। यह है नॉर्थ पोल, है ना, और ये है लगभग 60 डिग्री। अब देखो गर्म वायु भी धक्का लगाएगी, ठंडे वायु की तरफ पुश करेगी, और ठंडी वायु भी पुश करेगी। तो ठंडी वायु इधर घुस गई, गर्म वायु ऊपर चली गई। ठंडी वायु इधर, ये रहा वार्म एयर, इधर वार्म एयर घुस रहा है, इधर कौन है? कोल्ड एयर है। तो ये जो है ये तो तरंग बन गया ना, ये तरंग बन जाता है, इसलिए यहां पर तरंग बनता है कोल्ड और वार्म एयर के घुसने के कारण। इधर से वो कोल्ड एयर घुसा, इधर वार्म एयर घुस गया, यहां पे ये कोल्ड एयर घुस गया है, और ये उठने वाला इधर सब वार्म एयर घुस रहा है, तो यहां पे ये वेव जैसा बन जाता है। तो ये भी एक जेट है। ये तुम्हारा है पोलर फ्रंट जेट, यह है सब ट्रॉपिकल जेट, यह है पोलर फ्रंट जेट। और बाद में देखो क्या होगा, ये तीनों स्टेज का डायग्राम बना देना है। बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा कि ठंडी वायु पूरी तरह इधर चली आई, और गर्म वायु, वार्म इधर कोल्ड इधर, पूरी तरह चली गई, और बीच में फिर वैसे ही स्थैतिक दशा बन गया, वार्म कोल्ड ऐसे हो गया। तो जेट खत्म हो जाता है, तरंग ही खत्म हो जाता है। ऑक्सबो लेक कैसे बनता था? नदी का विसर्पण देखो है ना, नदी का विसर्पण हो गया, फिर नदियां जो है वो झील को छोड़ करके, छाड़न झील, उसी तरह से है कि ठंडा वायु इधर आके गर्म वायु उधर घुस गया है, दोनों छाड़न झील जैसा बन गया, और बीच में जो हवा थी वो फिर से स्ट्रेट हो गई। तो तरंग खत्म हो जाता है, और तरंग जैसे ही खत्म होगा वैसे ही माना जाएगा कि रोज़बी वेव खत्म हो गया। यही तरंग है ना, यही रोज़बी है, यही रोज़बी वेव है। इस वाले जेट का संबंध है समशीतोष्ण चक्रवातों के साथ, जो हम आने वाले टाइम में फिर पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ये 3 डायग्राम बहुत जरूरी है। गोखुर जेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी तरह का कुछ हो रहा है। सर इंसान को वायलेंट स्किन कंडीशन में करना चाहिए। सर एक मैन ने मेरी सिस्टर के साथ बदतमीजी की, मैंने उसे पीट दिया, वो एडवोकेट निकला। अगर तुम्हारी सिस्टर कंप्लेन खुद कर देगी तो एडवोकेट का तो बैंड बज जाएगा। तुम कंप्लेन नहीं करो, वो क्या कंप्लेन करेगा, तुम कंप्लेन कर दो। लेकिन यह कि जो पहले कंप्लेन करता है, ये मॉनसून में बताएंगे दीपक। बिल्कुल एरोप्लेन यहां पे अगर उड़ते भी हैं ना तो नीचे आके उड़ना पड़ता है, या फिर क्षोभ सीमा के ऊपर ऊपर उड़ेंगे। ज्यादातर क्षोभ सीमा के
वाह, धन्यवाद। एक लिख रहा है कि आने वाले टाइम में आलोक रंजन आईएएस फाउंडेशन बैच के ही सारे बच्चे 90% लवासना में होंगे। अरे यार क्या बात है। शफीक बता रहा है बार काउंसिल से बाहर होगा वो, बिल्कुल होगा। अब हम लोग एक और जेट देखते हैं। देखो, इंडिया का एक मैप पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। नहीं यार, पूरा बना ही लो। तो ये देखो, मान लो इंडिया का ये मैप है, तो तिब्बत का पठार ये है ना। सूर्य जब उत्तरायण होगा तो तिब्बत का पठार क्या होगा? गर्म होगा, तो यहां निम्न दाब बनेगा। अब निम्न दाब के कारण वायु ऊपर की ओर उठती है, और वायु ऊपर उठने के बाद अब ये फिर चारों दिशाओं में फैलेगी, इस तरह से फैलने लगती है। तो ये जो फैलती हुई वायु यहां पर आती है, कहां पर? उत्तर पूर्वी भारत और बंगाल के खाड़ी पर जो ये वायु आती है, इसी वायु के कोर में यहां पर ये जेट होता है। इस तरह से संचरण बना हुआ रहता है, इसी के कोर में ये जेट होता है। इस तरह से ये जेट तुमको मिलेगा। यही ईस्टर्ली जेट है, ग्रीष्मकालीन। कितना लोग समझाइए, ये तिब्बत का पठार है। सूर्य के उत्तरायण होने से तिब्बत का पठार गर्म हो गया। बचपन से कथा सुनते होंगे, जो इधर वायु आ रही है, इधर भी वायु जा रही है, इधर भी जा रही है, ये पूरा ऐसे घूम रहा है ना। बाद में बताएंगे ये सब का क्या होगा। ये साउथ चाइना सी जाएगा, ये पोलर वोर्टेक्स बनाएगा, ये बैकाल पे गिरेगा, ये अरब पे गिरेगा। मॉनसून में इसका फिर से दोबारा थोड़ा प्रयोग किया जाएगा। अब इधर से ये जेट का ऐसे फ्लो आ रहा है, तो यहां पे जितना साइक्लोन बनेगा और जितना सब थंडर स्टॉर्म बनेगा, ये सब को ये जेट समेट के भारत के ऊपर।
जेट को एयर मास कह सकते हैं, ये क्या पागलपन है। एयर मास अब आ गया टाइम, कल से एयर मास ही पढ़ेंगे। 1.5 घंटे की ही क्लास लेंगे आप लोगों की। हो गया है 12:50, क्योंकि मेरा ऑप्शनल का डबल क्लास चल रहा है। आपका भी हिस्ट्री होगा शायद, या हिस्ट्री खत्म हो गया, डेट स्ट्रीम खत्म हो गया है, अब नया विषय लेंगे नहीं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करिए, खुश रहिए, तरोताजा रहिए।